Biochemistry. And today we will be discussing about the second chapter of your biochemistry semester 1 of BSN and also post-RN. In today's topic we will be discussing about what are the main concept and fundamental concepts of organic chemistry के organic chemistry होती क्या है। तो हमने इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। देन हमारे पास हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो वो हमारे पास सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे और थर्ड लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट आइसोमेरिज्म जो कि एक इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्लाइड में यहाँ पर इस यूनिट में आप देखते हैं कि इस यूनिट में हम क्या क्या चीज़ों को देखने वाले होंगे। तो इस यूनिट में आप लोगों के पास हम डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे, कंपाउंड देखेंगे, उनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखेंगे, इंटरनेशनल यूनियन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्फा कंपाउंड्स को देखेंगे यानी आयोपेक नेमिंग को देखेंगे, हाइड्रोकार्बन को देखेंगे, अल्केन अल्कीन अल्काइन को देखेंगे, उनकी आइसोमेरिज्म को देखेंगे, फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे और मैक्रोमोलेक्यूल ऑफ द ह्यूमन बॉडी को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आप लोगों ने हमारे पास फर्स्ट ईयर में एंड सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी हुई होगी। तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा हुआ होगा कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसको कहते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई थी कि द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, द स्टडी ऑफ वर्ड बेटा द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डिराइवेटिव्स यानी हमारे पास हाइड्रोकार्बन की स्टडी और उनसे बनी हुई किसी भी कंपाउंड की स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। लेकिन उसकी सिंपल डेफिनेशन हम ये भी कर सकते थे कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहते हैं कि द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, द स्टडी ऑफ व्हाट, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जानना यह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन सबसे पहले की गई थी 1828 से पहले पहले उसकी की गई थी कि हमारे पास वही कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम ओरिजिनेट करते हैं, यानी जो कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में बनते हैं उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। क्या चीज़ आप लोग देखते हैं, आप प्रोटीन से बने हुए हैं, यूरिया यूरिन जो आप पास करते हैं यूरिया, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप लोग का सलाइवा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप लोग का स्किन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप लोग का हेयर ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये 1828 से पहले पहले ये माना जाता था कि कोई भी चीज़ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं, प्लांट आते हैं, एनिमल आते हैं, तो इनसे जो चीज़ ली जाती है वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहते हैं। तो उनकी स्टडी को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। लेकिन 1828 में ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ। सबसे पहले उसको देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थी वो किस थ्योरी के बेस, उसको हम लोग कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी। उसको हम क्या कहते हैं बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी, सॉरी उसको हम लोग कहते हैं बेटा कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी थी। कौन सी चीज़ थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या बताती है, वाइटल फोर्स थ्योरी हमें ये बताती है कि एक फोर्स है जो कि सुपरनेचुरल फोर्स है और इन फोर्स के जरिए से सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसको हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे और इस वाइटल फोर्स थ्योरी को हम वाइटलिज्म भी कहते थे। वाइटलिज्म भी उसको कहते थे। लेकिन जब फ्रेडरिक वोलर आया तो फ्रेडरिक वोलर ने एक एक्सपेरिमेंट की। कौन सी एक्सपेरिमेंट की बेटा, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की कि हमारे पास इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया और इसी थ्योरी को रिजेक्ट किया। यहाँ पर हम अगर स्लाइड ले लेते हैं, कोई भी स्क्रीन लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ कि हमारे पास सबसे पहले ये माना जाता था कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ हम लोग किससे अखज़ कर सकते हैं, किससे ओरिजिनेट हो सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। लिविंग ऑर्गेनिज्म से हम लोग उसको ले सकते हैं, वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो। और इसी को हम लोग कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी। और इसी को हम लोग क्या कहते थे बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी कहते थे। लेकिन हमारे पास 1828 में फ्रेडरिक वोलर आया और फ्रेडरिक वोलर ने एक एक्सपेरिमेंट की। कौन सी एक्सपेरिमेंट की, वो उन्होंने हमारे पास अमोनियम साइनेट का कंपाउंड NH4OCN है जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप सब लोग जानते हैं कि जिसमें साइनेट आता है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसने इस इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट किया और उन्होंने अमोनिया बनाया, NH2CONH2 ये कंपाउंड बनाया। जबकि उन्होंने ये कंपाउंड लेबोरेटरी में बनाया तो वही कंसेप्ट जो पहले माना जाता था कि सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, वो रिजेक्ट हो जाती है और यहाँ पर हम सिंथेटिकली भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हुई और ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना स्टार्ट हो गए। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड कितने हैं, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास 100,000 तक हैं। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो तकरीबन 15 मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी यूनिवर्स में पाए जाते हैं। फिर हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिफिनेशन को आप लोग देखें कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है। सो द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइन इज द केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डिराइवेटिव्स। अभी हाइड्रोकार्बन क्या है बेटा, हाइड्रोकार्बन यहाँ पर देखिए तो दो वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है कार्बन। यानी वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं वो हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ से मैं आपसे एक एमसीक्यूज बनाता हूँ कि आपने उसमें चूज करना है कि विच वन इज द हाइड्रोकार्बन। ए में हमारे पास है NH3, बी में हमारे पास क्या है बेटा
एक से ज़्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। CH3OH। चौथा ऑप्शन हमारे पास है सी नंबर C6H6। और छठा ऑप्शन हमारे पास डी नंबर C6H12O6। तो आपने चूज़ करना है कि इसमें कौन-सा हमारे पास क्या है, कौन-सा हाइड्रोकार्बन है। तो इफ़ यू चूज़ के सारे हाइड्रोकार्बन हैं तो यू आर रॉन्ग, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन सिर्फ़ उस कंपाउंड को कहते हैं जो सिर्फ़ हाइड्रोजन और कार्बन से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर उसको देखिए कि कौन-सा एक कंपाउंड है जो सिर्फ़ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ होगा, तो सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि आप लोग देखिए ये हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, बाकी सब में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, तो इस वजह से ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। यहाँ पर दूसरी डेफिनिशन में अगर आप देखें तो दूसरी पॉइंट में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हाइड्रोकार्बन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, लेकिन हाइड्रोकार्बन से जो चीज़ बनती है वो भी हमारे पास हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, उसको स्टडी करते हैं। फिर हमारे पास एक और टर्मिनोलॉजी आती है बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कहते हैं कि वही ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाए, इसको हम लोग बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड व्हिच आर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो कंपाउंड होते हैं इसको हम लोग बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसमें प्रोटीन आते हैं, लिपिड आते हैं, हार्मोन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट आते हैं, विटामिन आते हैं, एंजाइम आते हैं, फैट्स आता है, और ये सारे कंपाउंड इसमें आते हैं जो कि हमारे पास बायोकेमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। फिर हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारे पास हाइड्रोकार्बन क्या है। तो हाइड्रोकार्बन अभी हमने देखा कि दोज कंपाउंड व्हिच कंसिस्ट एंटायरली, एंटायरली मीन 100%, 100% किस चीज़ से बना हुआ होगा, कार्बन और हाइड्रोजन से। इसको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए मीथेन है, तो मीथेन को अगर आप देखते हैं तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है CH4। तो यहाँ पर सिर्फ दो कंपाउंड आपको नजर आएंगे। अगर आप इथेन को देखते हैं तो इथेन का फार्मूला है C2H6। अगर आप इथीन को देखते हैं तो इसका फार्मूला है C2H4। अगर आप बेंजीन को देखते हैं तो बेंजीन का फार्मूला क्या है, C6H6। तो हमारे पास यहाँ पर आपने देखा कि तमाम कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हुए हैं, इस वजह से इसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये हाइड्रोकार्बन हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, इसको हम लोग स्टडी करते हैं। फिर इस हाइड्रोकार्बन को हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन बेसिस है हम इस हाइड्रोकार्बन की जो करते हैं। सबसे पहले अगर हम सिचुरेशन की बात करें कि हमारे पास सिचुरेशन की बुनियाद पर हम हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करते हैं। अभी सिचुरेशन क्या है, सिचुरेशन हमारे पास एक जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब ये है कि आप किसी के यहाँ जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि आपने खाना खाया, तो आप उसके यहाँ खाना खाते हैं, तो फिर आप उसको कहते हैं कि नहीं, आई एम सिचुरेटेड। सिचुरेटेड मीन फुल, कि आपको अभी खाने की और ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम सिचुरेटेड कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम केमिस्ट्री में देखते हैं तो केमिस्ट्री में अगर बॉन्डिंग पूरी है, किसी और बॉन्ड की ज़रूरत नहीं है, कोई एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग सिचुरेटेड कहेंगे। यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसको हम लोग सिचुरेटेड कहेंगे। तो हम हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ सिचुरेशन हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेटा, यहाँ पर आप लोग देखिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक हमारे पास है सिचुरेटेड कंपाउंड, एक हमारे पास सिचुरेटेड है, और एक को हम कहते हैं अनसिचुरेटेड कंपाउंड। सिचुरेटेड में हमारे पास इसके यहाँ क्या आ जाते हैं, सिचुरेटेड कंपाउंड जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड रखता हो तो वो अल्केन है। वो क्या है बेटा, वो है अल्केन। लेकिन अनसिचुरेटेड में दो कंपाउंड आ जाते हैं, एक हमारे पास है अल्कीन और दूसरा हमारे पास आ जाता है अल्काइन। क्या है बेटा, अल्काइन। तो अल्कीन में आप लोग देखते हैं कि सिचुरेटेड है, तो इसमें सारे के सारे जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे। लेकिन अल्कीन में जब आप देखिए जो अनसिचुरेटेड है, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाएगा एक, और हमारे पास अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। तो इस वजह से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिचुरेशन टू में। एक को कहते हैं सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे को कहते हैं अनसिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। बारी बारी एक एक को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए कि हमारे पास सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है। सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के इसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन द कार्बन एटम। कार्बन एटम के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड पाया जाता है तो इसको हम लोग सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, अल्केन आ जाते हैं, ईथेन ईथेन वगैरह। हमारे पास अनसिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब एक से ज्यादा बॉन्ड पाई जाती हो उसको हम लोग अनसिचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इनमें दो हैं, अगर हमारे पास एक डबल बॉन्ड पाया जाता हो एटलीस्ट, इसको हम लोग अल्कीन कहते हैं, या हमारे पास एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता हो बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम, इसको हम लोग अल्काइन कहते हैं। अभी हमारे पास अल्केन क्या है, अल्केन की हमारे पास अल्केन को हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। आप लोग जानते हैं ना, इसको हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन क्यों कहते हैं, क्योंकि इट हैज लिटिल एफिनिटी टुवर्ड्स रिएक्शन, की ये रिएक्शन कर नहीं सकता, मीन आसानी के साथ ये रिएक्ट नहीं करता क्योंकि स्टेबल है, इस वजह से इसको हम लोग पैराफिन भी कहते हैं। तो हमारे पास जब भी हम लोग नेम देखते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की और इसके लास्ट में हमारे पास ANE आता है, तो आप लोगों ने समझना है कि वो हमारे पास अल्केन है। फॉर एग्जांपल मैं दो तीन कंपाउंड का नाम यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये हमारे पास है, एक है ईथेन, एक है बेंजीन बेंजीन और एक हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास है प्रोपेन और एक है प्रोपीन। तो इनमें से आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो कि अल्केन है। तो
इफ़ यू चोज़ द टू कि हमारे पास ईथेन और हमारे पास प्रोपेन, ये हमारे पास अगर अल्केन है तो यू आर राइट। ये बेंजीन में आप देखिए इसमें ENE आता है, यहाँ पर प्रोपीन में देखिए लास्ट में ENE आता है, तो ये दोनों हमारे पास अल्केन नहीं है। अल्केन कौन सा होगा? जिसके लास्ट में ANE आएगा वो हमारे पास क्या होगा? वो हमारे पास अल्केन होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें इसकी जनरल फार्मूला क्या है? जनरल फार्मूला के कहने का मतलब ये है कि किस तरीके से हम उसका डिड्यूस करेंगे कि उसका फार्मूला क्या होगा। तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम लोग मीथेन मीथेन को देखते हैं तो मीथेन इसका फर्स्ट मेंबर है, तो मीथेन का फार्मूला क्या होगा? CH4 होगा। यहाँ पर अगर आप इस फार्मूले में इसको पुट करते हैं तो यहाँ पर n का नंबर क्या है? n का नंबर मेन नंबर ऑफ द कार्बन। तो यहाँ पर इसमें मीथेन में आप लोग देखें कि एक कार्बन है तो एक कार्बन पुट करें C1, और H में हमारे पास H में आप लोग देखें कि n की जगह हम 1 पुट करेंगे और +2, तो आप देखिए C1 और ये 2 1s are 2, H2+2 ये हमारे पास हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास C1H4 और 1 हम लिखते नहीं है तो इस वजह से ये CH4 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इथीन की बात करें कि इथेन को हम किस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इस जनरल फार्मूले को हम यूज़ करते हैं। ये जनरल फार्मूला है CnH2n+2। ये बड़ी कमाल का फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। फॉर एग्जांपल आप लोग इथेन की फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला जानने की कोशिश करते हैं और आपको पता है कि इथेन में कितने कार्बन है? इथेन में 2 कार्बन है, तो आप n की जगह 2 लिखेंगे। तो इथेन के अगर आप लिखेंगे कि हमारे पास इथेन है तो इथेन में हमारे पास n नंबर क्या है? n नंबर 2 है, तो n नंबर इस फार्मूले में पुट करें तो आपके पास आएगा 2, और यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें 2 आएगा और H में हमारे पास क्या आएगा? इसमें 2 आएगा, H में आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2, तो ये आपके पास आएगा C2H4+2, तो आपके पास आएगा C2H6। ये इथेन का हमारे पास क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर आप प्रोपेन के लिए जानना चाहेंगे तो प्रोपेन में कितना है? प्रोपेन को आप लोग देखते हैं प्रोप से, ये अभी आप लोग जानने वाले हैं कि प्रोप 3 को कहते हैं। तो इसमें 3 कार्बन है, अगर 3 कार्बन है तो इस फार्मूले में पुट करें तो C3H2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2, तो आप लोग के पास आएगा C3H6+2, तो आपके पास आएगा C3H8। तो ये प्रोपेन का हमारे पास क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो इस जनरल फार्मूले से आप लोग उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिड्यूस करते हैं और ये आपने ज़रूर याद रखना है क्योंकि इससे हमारे पास आइसोमेरिज्म के क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें हमारे पास आपने जनरल फार्मूला तो देखा, लेकिन इसका एक और फार्मूला होता है जिसको हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। स्ट्रक्चर फार्मूला में हम लोगों ने शो किया हुआ होगा कि इसमें कितने बांड है और किस किस के साथ बांड है। ये हमारे पास इथीन है तो हमारे पास इथीन नहीं है, ये हमारे पास इथेन है। तो इथेन में अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास कार्बन कार्बन के साथ एक बांड है। हाइड्रोजन, इस कार्बन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग बनाई है, इस कार्बन ने भी 3 हाइड्रोजन के साथ बाइंडिंग बनाई है। तो ये एक फार्मूला जो हर एक बांड आपको शो किया गया है, ये उसका क्या है? ये उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। लेकिन अगर हम कंडेंस फार्मूला की बात करें तो कंडेंस फार्मूला में आप लोग यूनिट को देखते हैं कि कितने यूनिट्स हैं। तो इस ईथेन में अगर आप देखें तो ईथेन में आपको 2 यूनिट नजर आते हैं। कौन से 2 यूनिट नजर आते हैं? अगर मैं दूसरा पेन ले लूं और आपको दिखा सकूं, ये एक यूनिट आपने लिया हुआ है और ये दूसरा यूनिट आपने लिया हुआ है। पहले यूनिट में कितने कार्बन है? तो एक कार्बन है, तो आप लोग लिखेंगे C, और कितने हाइड्रोजन है? तो CH3, एक यूनिट हो गया। दूसरा यूनिट में आप देखें हमारे पास फिर से एक कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, तो ये दूसरा यूनिट हो गया। तो यहाँ पर देखिए कंडेंस फार्मूला में CH3 यानी यूनिट को लिया गया है, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला में सिर्फ आपने काउंट करना है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है और कौन से टाइप के हैं। तो यहाँ पर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन आपने लिखे, और 6 हाइड्रोजन है तो 6 हाइड्रोजन आपने लिखे। इसी तरीके से ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा। लेकिन किस तरीके से हमने नेम देना है किसी भी कंपाउंड को, तो आपने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए आपने इन प्रीफिक्स को या इन रूट वर्ड्स को याद रखना है। इन रूट वर्ड्स को याद रखने के बाद आपको आसानी होगी नंबर ऑफ कार्बन मालूम करने में। हमारे पास मिथ मिथ कहते हैं वन को, इत कहते हैं 2 कार्बन को, प्रोप कहते हैं 3 कार्बन को, ब्यूट कहते हैं 4 को, पेंट कहते हैं 5 को, हेक्स कहते हैं 6 को, हेप्ट कहते हैं 7 को, ऑक्ट कहते हैं 8 को, नॉन कहते हैं 9 को, और डिक कहते हैं हमारे पास 10 कार्बन को। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास सफिक्स क्या यूज़ होगा। सफिक्स मीन जो लास्ट में वर्ड आता है, तो लास्ट में वर्ड ANE जब आया तो इसका मतलब ये है कि ये है अल्केन आपके पास। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी कंपाउंड हो, किसी भी तरीके से कंपाउंड हो, तो आप लोग इसमें देखिए कि कितने कार्बन है। अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ CH3 CH2 CH3, तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसमें 3 कार्बन है, 1 2 और 3, 3 कार्बन है तो आपने लिखा C3, और H कितनी है? 3 और 3 6 और 2 8, तो आपने 8 लिखा। तो यहाँ पर आपने 3 कार्बन लिखा, उसकी अगर हम नेमिंग करते हैं तो इसमें 3 वाले हमारे पास कार्बन को क्या कहते हैं? प्रोप, तो हमने प्रोप लिखा। प्रोप के बाद यहाँ पर देखिए कि इसमें कितने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से हम लोग प्रीफिक्स क्या लगाएंगे? ANE, तो हम लोग लगाएंगे प्रोपेन के, ये हमारे पास प्रोपेन आता है। अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन एटलीस्ट 1 डबल बॉन्ड होगा तो फिर हम लोग इसके लिए ईन लगाएंगे प्रोपीन, और ये इसका हमारे पास होमोलोगस सीरीज भी है। होमोलोगस सीरीज किसको कहते हैं? होमोलोगस सीरीज, आप लोग ये टर्म को जरा याद रखें, होमोलोगस सीरीज क्या कहते हैं बेटा? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज हमारे पास एक ऐसा सीरीज होता है बेटा, इस होमोलोगस सीरीज एक ऐसा सीरीज होता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि
जितने भी मेंबर है एक पर्टिकुलर ग्रुप के, उसकी तमाम केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। तो यहाँ पर मीथेन, ईथेन, प्रोपेन कोई भी आप मेंबर ले ले, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि किस तरीके से रिएक्शन करेगा, किसके साथ रिएक्शन करेगा, कौन सी चीज़ चाहिए होगी, ये हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में इसमें बॉइलिंग पॉइंट, इसका उसका वेपोराइजेशन, उसका इवेपोरेशन, उसका डिफ्यूजन, ये सारी चीज़ें जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगी। तो ये हर किसी का चेंज होगा, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो उसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहेंगे। लेकिन एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलॉगस सीरीज में ये है कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा, उसका जनरल फार्मूला सेम होगा, जनरल फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। और तीसरी बात कि हर एक मेंबर जो इसके बाद मेंबर आता है, यानी हमारे पास यहाँ पर देखिए तो मीथेन के बाद ईथेन आता है, ईथेन के बाद प्रोपेन आता है, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन आता है, ब्यूटेन के बाद पेंटेन आता है। तो हर एक मेंबर एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर करेगा, यानी CH2 ग्रुप अगर आप मीथेन के साथ ऐड करेंगे तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, ईथेन बन जाएगा। अगर CH2 ग्रुप आप लोग ईथेन के साथ ऐड करें तो इससे प्रोपेन बन जाएगा। अगर ये ऐड करें प्रोपेन के साथ तो ब्यूटेन बन जाएगा। अगर ये ऐड करें ब्यूटेन के साथ तो पेंटेन बन जाएगा। और इसी तरीके से ये हमारे पास चलता रहेगा। और ये हर एक हाइड्रोकार्बन का एक अलग ग्रुप होगा जो कि ये CH2 ग्रुप से डिफर करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनेशन भी दी गई लिखी हुई है कि हमारे पास होमोलॉगस सीरीज क्या है। होमोलॉगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस हैव सेम जनरल फार्मूला, के ये हमारे पास जनरल फार्मूला उसका सेम ही होगा। इन विच वन मेंबर डिफर्ड, एक मेंबर दूसरे से किस में डिफर्ड होगा, ये सिर्फ और सिर्फ CH2 ग्रुप में डिफर करेगा। ये हमारे पास होमोलॉगस सीरीज है। यहाँ पर आप लोग देखें, हमारे पास एक कार्बन को हम मेथ कहते हैं, दो को इत, तीन को हमारे पास प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हमारे पास हेप्ट, अक्ट, नोनेन, डिक कहते हैं, अनडिक, डोडिक, ट्राइडिक, टेट्राडिक, हमारे पास पेंटाडिक, हेक्साडिक, हेप्टाडिक। और इसी तरीके से हमारे पास नोनाडिक। और ये सारी चीज़ें जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करने के लिए आपको लिखी गई है। आप लोगों ने अल्केन के बारे में जाना कि अल्केन क्या होता है और अल्केन को किस तरीके से हम नेम करते हैं, उसके नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं, उसका जनरल फार्मूला कैसा है। तो ये आप लोग देखिए, ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, ये आप लोगों के पास यहाँ पर, ये आप लोगों के पास क्या है बेटा, ये आप लोगों के पास अल्केन है। यहाँ पर अगर आप फोकस करें तो ये अल्केन है। किस तरीके से मैंने आपको बताया कि अल्केन है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाले सारे कंपाउंड अल्केन ही कहलाते हैं। तो फिर किस तरीके से आप इसको नेम करेंगे, तो आपने नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना है। तो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तो दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, इत लिखेंगे। और इत के साथ क्या ऐड करेंगे, यहाँ पर सिंगल कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो आप लोगों ने एन लिखा, तो ये हमारे पास अल्केन है। यहाँ पर अल्केन है, लेकिन इस अल्केन से अगर आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इस कार्बन से अगर आप एक हाइड्रोजन से रिमूव करेंगे तो इससे कोई और चीज़ बन जाएगी। आया इसको आप अल्केन कहेंगे? नहीं, बिकॉज़ ये किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना सकता है, बिकॉज़ हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हुआ है। अभी जो हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, जो स्पीशी बनी हुई है, इसको हम लोग अल्काइल ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अल्काइल ग्रुप। अभी इस अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला क्या होगा? इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n+1। वहाँ पर 2 था, यहाँ पर 1 है क्योंकि 1 हाइड्रोजन रिमूव किया गया है। अभी नेम किस तरह से करेंगे, तो नेम ऑन द बेसिस ऑफ अल्केन करेंगे कि अल्केन का जो नाम है, तो फिर आप लोग ANE की बजाय ANE नहीं लिखेंगे, इसकी बजाय आपने आयल YL लगाना है, आय लगाना है। यानी हमारे पास ईथेन से बन जाएगा ईथाइल। यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं कि किसी भी अल्काइल ग्रुप को हम लोग देखते हैं तो ये 3 टाइप के होते हैं, या तो किसी एक कार्बन के साथ भी अटैच नहीं हुआ होगा तो इस वजह से इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री क्या कहेंगे, अल्काइल कहेंगे, या किसी एक कार्बन के साथ अटैच हुआ होगा फिर भी इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री अल्काइल कहेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? अगर ये हमारे पास किसी दो कार्बन के साथ अटैच हुए होंगे तो फिर हम उसको सेकंड डिग्री अल्काइल कहेंगे। लेकिन अगर 3 और कार्बन के साथ अटैच हुआ होगा, कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा, तो फिर हम उसको टर्शरी अल्काइल कहेंगे, यानी 3 डिग्री अल्काइल कहेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? ये हमारे पास इस वजह से काम किए हैं। जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो आपको ये नेमिंग आनी चाहिए कि किसी भी अल्काइल ग्रुप को किस तरीके से हम नेम करते हैं, फिर हमारे पास नोमेनक्लेचर में ये बहुत काम आएगा। यहाँ पर हम दूसरी कैटेगरी पे जाते हैं जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है और इसको हम लोग अल्कीन कहते हैं। तो अल्कीन को आप लोग देखें तो अल्कीन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा कि इसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाया जाता है कि नहीं, तो इस वजह से इसको अल्कीन कहते हैं। तो अल्कीन को नेम करने के लिए आपने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के लास्ट में ENE लगाना है, ये सफिक्स लगानी है, तभी अल्कीन बनेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने ईथीन बनानी है तो ईथीन से ENE आता है, तो ये आप लोगों को पता चला कि ये अल्कीन है। अगर हमारे पास प्रोपीन नाम लिखा गया है कि ये प्रोपीन है, तो लास्ट में अगर ENE है तो ये हमारे पास क्या है, ये अल्कीन है। अगर ब्यूटीन है, ये नाम लिखा गया है ब्यूटीन, तो लास्ट में ENE है, तो आप लोगों को पता चला कि ये क्या है, ये अल्कीन है। इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो इसका जनरल फार्मूला जब आप डिड्यूस करेंगे तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n। इसके पास +2 नहीं है, यानी अल्केन से 2 हाइड्रोजन इसके पास कम है। फिर भी
उसी तरीके से जिस तरीके से अल्केन के स्ट्रक्चरल फार्मूला था, तो इसका भी स्ट्रक्चरल फार्मूला हम डिड्यूस करते हैं और वो ये बताते हैं कि कौन-कौन से एटम ने किस-किस के साथ बॉन्ड बनाई हुई है। ये जब शो करता है, इसको हम स्ट्रक्चर फार्मूला कहते हैं। फिर हम जब यूनिट शो करते हैं, यूनिट के कितने यूनिट्स हैं, तो फिर हम उसको कंडेंस फार्मूला कहते हैं। ये देखिए, ये एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है। तो ये यूनिट जब शो करते हैं, तो उसको हम कंडेंस फार्मूला कहते हैं। जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल को शो करेंगे, वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला में आता है। अभी इसकी होमोलोगस सीरीज़ पे बात करते हैं कि हमारे पास इसकी होमोलोगस सीरीज़ क्या है। पहले ये देखिए, ये हमारे पास कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड है। ये R हमारे पास क्या है? अभी हमने देखा ये अल्काइल ग्रुप है। कौन-सा है बेटा? ये हमारे पास ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। एक जनरल जो है वो एक स्ट्रक्चर बनाया गया है कि अल्कीन इस तरीके से यहाँ भी स्प्रेड हो सकता है, यहाँ भी स्प्रेड हो सकता है, कितना भी लॉन्ग जा सकता है। तो इसकी अगर हम लोग बात करें कि इसकी होमोलोगस सीरीज़ क्या है, तो ये हमारे पास होमोलोगस सीरीज़ इसकी ये है कि ये 2 कार्बन से शुरू होता है। इसके 1 कार्बन होता ही नहीं है, क्योंकि 1 कार्बन होगा तो कार्बन-कार्बन डबल बॉन्ड पाया नहीं जाएगा, क्योंकि कार्बन हमारे पास आप लोग देखिए, कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हाइड्रोजन के साथ ये तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता। तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट मेंबर है ही नहीं। ये हमारे पास 2 कार्बन से शुरू होगा और 2 कार्बन को आप लोगों ने अभी जाना कि हमारे पास क्या है, इत इसको कहते हैं। 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, 4 को पेंट कहते हैं, 5 को हेक्स कहते हैं, 6 को और हेप्ट कहते हैं, 7 को और ऑक्ट कहते हैं। कितने को? हमारे पास 8 को। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हम लोग सफिक्स में, सफिक्स का मतलब क्या है? सफिक्स का मतलब ये है कि लास्ट में उसके साथ ई लगाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो फर्स्ट मेंबर आपके पास क्या आ जाएगा? ईथीन आ जाएगा। सेकंड मेंबर प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हमारे पास हेप्टीन, ऑक्टीन और इस तरीके से नोनीन, डीकीन, ये हमारे पास इसके मेंबर आ जाएंगे। अंडरस्टैंड बेटा? उम्मीद है आपको ये क्लियर होगा। इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, ये नाम याद करेंगे कि इथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, ये नाम याद करेंगे और सफिक्स याद करेंगे तो आसानी के साथ आप नेमिंग कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की। फिर हमारे पास एक दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आता है, इसको हम लोग अल्काइन कहते हैं। अल्काइन के बारे में अभी हमने पढ़ा कि इसमें हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको अल्काइन कहते हैं। कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड होगा? ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। और हमने जानना ये है कि नेम जब आएगा तो हमने किस तरीके से चूज़ करना है कि ये अल्काइन है, कि अल्कीन है, कि अल्केन है। तो आप लोगों ने इसमें देखा कि अल्काइन के लास्ट में क्या आता है? YNE आता है। तो किसी भी कंपाउंड के लास्ट में अगर YNE आया, तो इस वजह से हम लोग उसको डिनोट करेंगे कि ये हमारे पास अल्काइन है और इसके पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। उसका जनरल फार्मूला भी है जिस तरीके से अल्कीन का था, अल्केन का था, तो इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, यानी इसमें अल्कीन से भी 2 हाइड्रोजन कम है। उस तरीके से जिस तरीके से अल्कीन और अल्केन के थे, उसका एक स्ट्रक्चर फार्मूला है और स्ट्रक्चर फार्मूला हमें ये बताता है कि कौन-कौन से एटम ने कितने-कितने बॉन्ड और किस-किस टाइप ऑफ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो ये इसका जनरल हमारे पास स्ट्रक्चर फार्मूला है। कार्बन ने कार्बन के साथ 3 हमारे पास बॉन्ड बनाए हुए हैं और 1 हाइड्रोजन के पास बनाया हुआ है, तो ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। जबकि अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर हम इसकी कंडेंस फार्मूला को लिखते हैं कि इसकी कंडेंस फार्मूला कैसे लिखा जा सकता है, तो हमने यूनिट को लेना है। ये एक यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट हो गया, तो ये CH की यूनिट है, तो ये इसका कंडेंस फार्मूला हो गया। जबकि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कार्बन-कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। ये भी अल्काइल ग्रुप है और ये भी अल्काइल ग्रुप है। एक कार्बन कम जो है अल्केन के, ये यहाँ, इसका मतलब ये है कि यहाँ भी जा सकता है, एक्सटेंड हो सकता है, यहाँ भी एक्सटेंड हो सकता है। तो ये हमारे पास एक जनरल क्या है? एक जनरल फार्मूला है अल्केन का। अगर हम इसकी होमोलोगस सीरीज़ की बात करें कि इसमें होमोलोगस सीरीज़ को कितने कार्बन से शुरू होता है, तो जस्ट लाइक अल्कीन, इसकी भी होमोलोगस सीरीज़ 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो 2 कार्बन है, 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको इथाइन कहते हैं, क्योंकि दो को हम क्या कहते हैं? इथ कहते हैं और इसके साथ हम क्या लगाएँगे? इथ कहते हैं और इसके साथ हम क्या लगाएँगे? YNE लगाएँगे, तो ये इथाइन बन जाएगा। 3 को हम प्रोप कहते हैं, तो YNE लगाएँगे तो प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, इंडिकाइन, इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग करते हैं। अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करें कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की किस तरीके से हम नेम करते हैं, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपने इस स्लाइड को अगर अच्छी तरीके से समझा तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप सही तरीके से नेम कर पाएंगे। इस नेम को अगर आप देखते हैं तो इसके 3 पार्ट है। एक है उसकी सब्स्टिट्यूएंट, उसकी पेरेंट और उसका सफिक्स। इसकी हमारे पास जो पेरेंट चेन है, तो पेरेंट चेन का मतलब ये है कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है, नंबर ऑफ कार्बन, कि कौन सी चेन ने आपको आपने आपने लिया, कि कौन सा चेन आपने लिया और इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो उसको हम लोग पेरेंट चेन कहते हैं। फिर इस पेरेंट, फॉर एग्जांपल ये क्या है? ये है 1 2 3 4 5, ये आपके पास एक क्या आया? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर इस चेन को आपने कंसीडर किया, तो इसमें आपने देखा 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कार्बन है, तो ये 5 को हम क्या कहते हैं? पेंट। और यहाँ पर देखिए, कोई भी किसी जगह पर भी आपके पास डबल बॉन्ड नहीं है, तो हम लगाएँगे क्या लगाएँगे? एन लगाएँगे, तो ये पेंटेन है। तो ये इसका हमारे पास क्या है? ये पेरेंट चेन यानी पेरेंट नेम है। हम अगर एन हटाएँगे भी तो हमारे पास क्या बन जाएगा? पेंट बन जाएगा। तो हम लोग इस तरीके से हम पेंट लिखते हैं। या अगर हमारे पास अगर 4 कार्बन है, 1
2, 3, 4 और हमारे पास इस चेन को हम लोग लेते हैं तो ये आपके पास क्या आएगा 1, 2, 3 और इसको हम ब्यूट कहते हैं। तो ये ब्यूट इसका पेरेंट नेम है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट नेम और रूट नेम। इसके पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगाया गया है, यानी ये आप देख लें, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। यहाँ पर एक दूसरा सब्स्टिट्यूएंट भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक तीसरा सब्स्टिट्यूएंट भी लगाया जा सकता है। यहाँ पर एक चौथा सब्स्टिट्यूएंट भी लगाया जा सकता है। तो ये जो इसके सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसके सब्स्टिट्यूएंट इसके प्रीफिक्स में आएंगे, यानी इस नेम से पहले आएंगे, प्रीफिक्स में आएंगे। तो ये आपके पास क्या आया? ये इसका सब्स्टिट्यूएंट आया। लेकिन सफिक्स में आप क्या लगाएंगे? सफिक्स के लिए याद रखना है कि आपने फंक्शनल ग्रुप लगाना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये अगर आप लोग देखें कि इसमें हम लोगों ने क्या लगाया है सफिक्स में, तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप अभी मैंने आपको बताया कि एक एक सिंगल बॉन्ड है कार्बन के, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं और इसके लास्ट में ANE आता है। लेकिन यहाँ पर इसको देखिए, ये एक सिंगल अल्काइल ग्रुप के, तो इसने ये मीथेन से बना है, तो इस वजह से ये मिथाइल नेम हम लगा सकते हैं। तो ये हम कैसे लगाएंगे? हम लोग प्रीफिक्स में लगाएंगे इस कंपाउंड को। अगर हम नेम लिखते हैं कि मिथाइल, और मिथाइल कौन से कार्बन पे है? यहाँ पर सेकंड कार्बन पे है, तो हमारे पास हम लगाएंगे 2 मिथाइल और कितने कार्बन है? तो यहाँ पर हम लोग लगाएंगे पेरेंट चेन लगाएंगे, 5 कार्बन है तो हम लगाएंगे पेंट। और सफिक्स में हम क्या लगाएंगे? हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से हम लगाएंगे पेंटेन। अंडरस्टैंड बेटा? यहाँ पर इस 2 को हमने क्या लगाया? ये 2 क्यों लगाया? ये 2 इसलिए लगाया ताकि पोजीशन भी शो किया जा सके कि कौन से कार्बन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसा ना होता, इसमें एक और बॉन्ड में इजाफा करता हूँ, तो फिर इसका नेम बदल जाता है और लोकेशन भी बदल जाती है। अगर ये इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड था, इसमें यहाँ पर एक डबल बॉन्ड था, फॉर एग्जाम्पल डबल बॉन्ड था, तो हम किस तरीके से हम डिनोट करते थे? तो यहाँ पर हम उसको नंबर देते थे 3, 4, 5 एंड 5। तो ये हमारे पास अभी इसमें एक डबल बॉन्ड आया, तो ये डबल बॉन्ड इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो इसी तरीके से प्रीफिक्स तो आएगा। प्रीफिक्स में हमारे पास अभी 4 नंबर कार्बन पे है, तो हम लोग लगाएंगे 4 मिथाइल, 4 मिथाइल बन जाएगा। अभी कितने कार्बन है? तो कार्बन तो 5 है, तो हम लगाएंगे पेंट। लेकिन यहाँ पर देखिए कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड की मैंने अभी बताया कि एक फंक्शनल ग्रुप है और ये सफिक्स में लगाएंगे, लेकिन पोजीशन के साथ लगाएंगे। तो ये पोजीशन के साथ कैसे लगाएंगे? यहाँ पर सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो सेकंड और आप लगाएंगे इन। तो इसका फुल नेम बन जाएगा 4 मिथाइल पेंट 2 इन, यानी हमारे पास 5 कार्बन का पेरेंट चेन है और इसके साथ सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। इसी तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। अगले स्लाइड की तरफ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए तो इसकी रूल्स हैं मुख्तलिफ। पहला रूल तो ये है, सबसे पहला रूल आपने समझना ये है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दिया जाए तो इसमें सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंपाउंड है, इसमें मुख्तलिफ चेन आ सकते हैं। ये एक चेन है आपके पास, ये दूसरा चेन है आपके पास, ये तीसरा चेन है आपके पास, लेकिन नंबर काउंट करें कि कितने हमारे पास इसमें क्या है? हमारे पास इसमें नंबर ऑफ कार्बन है, तो 1, 2, 3, 4। इस चेन में 1, 2, 3, 4, इसमें 4 कार्बन है। इस चेन को अगर आप देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें 7 कार्बन है। लेकिन अगर हम लोग इसको देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारे पास 7 आ जाते हैं। तो इसमें आप लोगों ने देखना है कि किस हमारे पास चेन में ज़्यादा कार्बन एटम्स है, या कितने एटम्स कार्बन कार्बन कितने ज़्यादा हैं। तो आप लोग देखिए इस चेन को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 कार्बन है, तो आपने इस चेन को एज अ पेरेंट चेन कंसिडर करना है। अंडरस्टैंड बेटा? आपने इस पर भी ध्यान देना है कि ये आप लोगों ने ब्रांच कंसिडर नहीं करना, ये भी एक चेन है, ये भी एक स्ट्रेट चेन है, तो आपने इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है बेटा कि F2 चेन हैव सेम लेंथ। अगर 2 चेन है आपके पास और इसका लेंथ सेम है, फॉर एग्जांपल कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसकी लेंथ सेम है, तो फिर आपने किस वाले कंपाउंड को लेना है एज अ पेरेंट? तो आपको मैं बताता चलूं कि फिर आपने किसको लेना है, तो फिर आपने लेना है उसको जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल कौन सी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सिर्फ कार्बन जाहिर करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 कार्बन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन है। ये हमारे पास थर्ड कार्बन पे हम आते हैं, 1, 2, यहाँ पर हम लोग CH लगाएंगे, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे क्या? CH लगाएंगे, यहाँ पर C लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक कंपाउंड आया। अभी इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन यानी चेन कितने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। तो इसको अगर आप लोग देखते हैं तो 2 चेन है जिसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन है। एक चेन ये है जिसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ चेन इसमें 6 है। लेकिन अगर हम दूसरी चेन को कंसिडर कर ले, इसमें भी 6 नंबर ऑफ कार्बन है। ये हमारे पास एक दूसरी चेन है, ये आप कंसिडर कर ले कि ये एक दूसरी चेन है, तो इसमें भी काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो कौन से वाले चेन को हम लोग ले ले कि उसको इज अ पेरेंट चेन कंसिडर कर ले? तो इसके लिए यहाँ पर एक रूल है कि 2 चेन अगर सेम लेंथ के हैं तो आपने उसी चेन को लेना है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा है। तो पहले को देखें, पहले में कितने सब्स्टिट्यूएंट है? पहले इस लाइन को देखें तो इसमें 1 और 2 सब्स्टिट्यूएंट, और ये एक 3 सब्स्टिट्यूएंट है। लेकिन अगर हम इस वाले को देखते हैं तो इसमें
आप लोग देखिए कि एक सब्स्टिट्यूएंट है, फिर इस पे दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है, फिर इस पे तीसरा सब्स्टिट्यूएंट, चौथा सब्स्टिट्यूएंट, यानी इस वाले चेन पे 4 सब्स्टिट्यूएंट है और इस वाले चेन पे हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूएंट है। तो इस वजह से यानी सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ये है ब्रांचेस, इस पे 3 ब्रांचेस, इस पे 4 ब्रांचेस है, तो आप लोग 4 ब्रांचेस वाले चेन को इज अ पेरेंट चेन लेंगे। अंडरस्टैंड? उम्मीद है आपको ये पॉइंट भी क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर लिखा गया है कि इफ द सब्स्टिट्यूएंट आर सेम देन द नंबर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट। अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सब्स्टिट्यूएंट सेम है, किसी भी जगह पर अगर आप लोग देखें, यहाँ पर देखिए अगर हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर करते हैं, तो हमारे पास अगर हम इस स्ट्रेट वाले चेन को लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास 9 है। तो ये हमारे पास अगर 9 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप लोग देखिए यहाँ से नंबरिंग करनी है या यहाँ से नंबरिंग करने हैं आपने। तो यहाँ से अगर हम नंबर करेंगे तो 1 2 3 4 5 सब्स्टिट्यूएंट 5 नंबर पे आता है। यहाँ पर अगर हम नंबर करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट आता है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि उस एंड से आपने नंबरिंग करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज्यादा नजदीक हो, तो आपके पास ये वाला ज़्यादा सूटेबल होगा कि आप उसकी कार्बन की नंबरिंग करेंगे। अंडरस्टैंड बेटा? हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आप लोग देखते हैं कि इफ हमारे पास इफ सेम फ्रॉम बोथ द एंड, अगर सब्स्टिट्यूएंट फ्रॉम बोथ द एंड सेम है तो फिर आपने क्या करना है, किस तरीके से कंपाउंड, फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड है वो है सी 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 3 4 5 और 6, ये 6 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहाँ पर देखिए तो सेकंड कार्बन पे CH है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सेकंड सेकंड कार्बन पे हमारे पास क्या है, CH है। यहाँ पर अगर आप देखिए थर्ड नंबर कार्बन पे हमारे पास CH है। तो आप लोग देखिए कि इसकी चेन अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर कर ले, किसी भी लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर कर ले, फॉर एग्जांपल इस चेन को हमने लॉन्गेस्ट कंसीडर कर लिया, तो इसमें आप लोग देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इसमें। तो या तो हम यहाँ से ले सकते हैं इस चेन को, या तो हम यहाँ से ले सकते हैं, राइट साइड से ले सकते हैं। ये हमारे पास राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अगर हम राइट साइड से लेंगे तो सबसे पहला जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आएगा, ब्रांच आएगा, तो ये सेकंड पे आएगा, फिर इसके पास थर्ड, फोर्थ पे फिर आएगा, फिर हमारे पास फिफ्थ पे आएगा। अंडरस्टैंड बेटा? यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इसमें हमारे पास कौन से वाले नंबर पे आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर पे पहले नंबर, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। तो आपने इसको नंबरिंग करना है। कैसे नंबरिंग करनी है? लेट मी अरेज दिस। अगर हम इसको अरेज करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखें कि हमारे पास इसको हम लोग क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये हमारे पास फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। तो इसकी ब्रांच की बात करें तो एक हमारे पास सेकंड कार्बन पे है, एक थर्ड कार्बन पे है और एक फिफ्थ कार्बन पे है। अगर हम इस साइड से लेंगे, लेफ्ट साइड से, अगर हम राइट साइड से लेंगे तो यहाँ पर एक तो सेकंड कार्बन पे है, फिर एक हमारे पास 1 2 3 4, फिर फोर्थ कार्बन पे है, फिर फिफ्थ कार्बन पे है। तो राइट हैंड साइड से आप लोग लिखिए 2, एक 2 पे है, एक 3 पे है और एक फिफ्थ पे है। यहाँ पर अगर राइट साइड से हम लेंगे तो एक 2 पे है, एक 4 पे है और एक फिफ्थ पे है। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा 10, और अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा 11। तो आपने उसी साइड को लेना है जिसका नंबर सबसे कम आता है, तो 10 वाले साइड को लेना है, यानी लेफ्ट साइड को आपने लेना है, यानी लेफ्ट साइड में आपको इसको नंबरिंग करनी है। अंडरस्टैंड बेटा? हम पेरेंट चेन इस तरीके से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने इसकी नंबरिंग करनी है। फिर हमारे पास एक आने वाला अगले रूल आता है कि अगर सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा है, तो एक से ज़्यादा है तो इसमें सेम भी हो सकते हैं या डिफरेंट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ इसको कंसीडर कर ले कि ये एक कंपाउंड है और इसमें ये है, फॉर एग्जांपल ये आप देख लें, ये है सी और ये है एक सी और दूसरा सी। यहाँ पर अगर हम लॉन्गेस्ट चेन को कंसीडर कर ले तो ये एक लॉन्गेस्ट चेन है। तो लॉन्गेस्ट चेन में आप लोग देखिए कि दो एक तरीके से सब्स्टिट्यूएंट अटैच हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मिथाइल कहते हैं, इसको भी हम लोग मिथाइल कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? यानी दोनों हमारे पास कंपाउंड मिथाइल ही है। तो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास सेकंड नंबर कार्बन पे आए हुए हैं। किस तरीके से हम नेम करेंगे, तो आप लोग नेम करेंगे, इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे कि 2 2, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल, फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल। मिथाइल के साथ आप डाई लिखेंगे कि डाई है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा कोई भी सब्स्टिट्यूएंट सेम है तो 2 के लिए डाई लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे, 4 के लिए पेंटा लिखेंगे, 5 के लिए। अंडरस्टैंड बेटा? लेकिन 4 मैक्सिमम 4 आते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट, क्योंकि टेंडेंसी कार्बन की ये है कि 4 बॉन्ड ये बना सकता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहाँ पर हम लोग डाई लिखेंगे, डाई मिथाइल लिखेंगे क्योंकि 2 मिथाइल है और पेरेंट चेन ये है, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो हम लोग क्या लेंगे, पेंट लिखेंगे, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि यहाँ पर अगर यहाँ पर कार्बन नहीं है, कार्बन दूसरा कार्बन यहाँ पर है, तो फिर भी मिथाइल के 2 ग्रुप यहाँ से अटैच हो सकते हैं, एक यहाँ से अटैच हो सकता है, ये आप देख ले, यहाँ से अटैच हो सकता है, ये यहाँ से एक अटैच हुआ है। तो आप लोग देखें कि मिथाइल ग्रुप हैं लेकिन अलग अलग पोजीशन पे हैं, तो आप अलग अलग पोजीशन को जाहिर करें, 2 लिखे,
3 लिखे और आप लोग लिखे डाई मिथाइल और पेंटेन लिखे, तो इसी तरीके से आपने इसकी नंबरिंग करनी है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है और सेम भी नहीं है, डिफरेंट भी है, तो आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। कैसे? यहाँ पर अगर आप इस कंपाउंड को देखेंगे तो हमारे पास 2 मिथाइल अटैच है, यहाँ पर 1 इथाइल अटैच है, ये हमारे पास एक प्रोपाइल अटैच है। तो आपने पहले लिखेंगे कि इथाइल ई से आता है, प्रोपाइल पी से आता है और मिथाइल एम से आता है। तो इसमें सबसे पहला अल्फ़ाबेट कौन आता है? तो सबसे पहला ई आता है, फिर इसके बाद एम आता है, फिर इसके बाद पी आता है। तो सबसे पहले आपने ई वाला लिखना है। ई वाला कैसे लिखना है? यहाँ पर अगर आप नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें हमारे पास 9 कार्बन है। तो अगर 9 कार्बन है तो हमारे पास आपने सबसे पहले इथाइल वाला लिखना है, क्योंकि ई पहले आता है। तो यहाँ पर इथाइल है तो 5 इथाइल लिखेंगे लोग यहाँ पर। फिर हमारे पास क्या आता है? एम आता है। तो एम आता है तो आपने एम की पोजीशन यानी मिथाइल की पोजीशन आइडेंटिफाई की कि 3 3 यानी 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आपने लिखा 3 3। और मिथाइल हमारे पास कितने हैं? 2 है, तो आपने लिखा डाई मिथाइल। और फिर आपने प्रोपाइल का जब बारी आई तो प्रोपाइल लास्ट में अल्फाबेट आता है पी, तो आपने लिखा कि 5 पे प्रोपाइल है, तो 5 प्रोपाइल। और पेरेंट चेन का क्या है? नॉन। और ये हमारे पास नेम जो हमारे पास है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो इस वजह से ए एन ई। तो इसका मत तो इसका पूरा नाम हो गया 5 इथाइल 3 3 डाई मिथाइल 5 नोन 5 प्रोपाइल नोनेन, ये इसका पूरा नाम हो गया। अंडरस्टैंड बेटा? इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं? इसी तरीके से हम लोग उसकी नेमिंग करते हैं, आयोपेक नेमिंग। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो एक और रूल है कि फॉर द मोर सब्स्टिट्यूएंट बट डिफरेंट नेम इट अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भी हम लोग देखें कि किस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको नेम देते हैं, ये नेम आप लोगों ने जाना। तो इसी तरीके से हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं किसी भी अल्केन की। यहाँ तक हमारा लेक्चर रहा। अगले लेक्चर में हम मिलते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन के साथ, जो कि इंतहाई शॉर्ट लेक्चर होगा। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑन दी फंक्शनल ग्रुप एंड इसकी नोमेनक्लेचर पे। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।